तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा भी इसे बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ वर्ड्स, जो कि इस लेसन का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स ये ऐसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके अर्थात लिखा जा सके P/Q के रूप में, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं है 1/2। अब 1/2 में P यानी 1 ये भी पूर्णांक है और Q अर्थात 2 ये भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से हो जाता है 5/8। P के स्थान पर 5 है जो कि पूर्णांक है और Q 8 है, ये भी पूर्णांक है। चलिए चलते हैं, समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं ये ऐसी संख्याएं होती हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लिखा हुआ √2, √3, पाई 0.120 1200 इस प्रकार से हम इसको परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। इस प्रकार ये सभी इरेशनल नंबर हैं यानी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। तो चलिए चलते हैं अब आगे। जो भी इससे प्रश्न आते हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पहला टाइप पढ़ते हैं जो आता है यूक्लिड डिवीजन परीक्षा में, वो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
इस प्रमेय के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त होता है जो b से छोटा हो। अर्थात इसमें दो पूर्णांक होंगे, एक ये होगा एक b होगा। ये जो है ये बड़ा पूर्णांक होता है, बड़ा पूर्णांक होता है, और जो b होता है ये छोटा पूर्णांक होता है। a को b से भाग दिया जाता है, और जो यहाँ पे q होता है, q का मतलब होता है कोशिएंट, यानी इसका मतलब होता है भागफल। कोशिएंट अर्थात भागफल होता है, भागफल। और जो r होता है वो होता है रिमाइंडर अर्थात शेषफल होता है, शेषफल। रिमाइंडर इसी से बना हुआ है r, जिसको शेषफल बोलते हैं। तो इसमें दो संख्याएं होंगी, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे और भाग देने पर हमें कोशिएंट मिलेगा अर्थात भागफल मिलेगा। भागफल के बाद जो भी बचेगा घटाने पर वो होता है रिमाइंडर अर्थात शेषफल होता है। r का जो मान है वह या तो 0 होना चाहिए, r का मान या 0 हो या b से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर हो या b से छोटा हो। तो इस प्रकार अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं a, यहाँ पे b, यहाँ पे हो जाएगा q, और यहाँ पे जो बचेगा होता है रिमाइंडर r होता है। 455 तथा 42 का HCF। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट, जो परीक्षा में आता है, हर परीक्षा में लगभग आता है। 455 तथा 42 का HCF। 455 तथा 42 का HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जो बड़ा पूर्णांक है ये उसको मानते हैं ये, तो जो बड़ा पूर्णांक है वो 455 है, इसको a मान लेंगे। जो छोटा पूर्णांक है वो है 42, जिसको हम b मान लेंगे। इस प्रमेय के अनुसार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 455 बराबर 42। अब 42 से हम 455 में भाग करेंगे, तो भाग करके यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों ही प्रकार से बताते हैं, भाग विधि से और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम 42 से करते हैं भाग, जो कि है छोटी संख्या, और यहाँ पर है 455 जो कि बड़ी संख्या है। तो 42 से भाग करेंगे, 42 एकम 42, एक बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5, यानी फिर भाग नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे लिख लेंगे। इसका मतलब कि 42 से भाग करने पर लगभग 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे 10 बार लिख लेंगे, जो होगा भागफल। और जो शेषफल बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 35 प्लस जो रिमाइंडर r है यहाँ पे लिख लेंगे हम 35। फिर भाग विधि में आगे का प्रोसेस क्या होता है, जो यहाँ रिमाइंडर होता है उससे भाग देते हैं भाजक से, भाजक में भाग देते हैं। जो रिमाइंडर होता है
रिमाइंडर से भाजक में भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 42। इसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं, जो 42 है यहाँ पे लिख लेंगे, ये बड़ी संख्या हो गई और भाग देना है हमको 35 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 35 से कम 35, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। और जो शेषफल बचेगा वो यहाँ से देख लीजिए, 35 से कम 35 और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ पे बच जाएगा 7, तो यहाँ पे भी शेषफल बचेगा 7। अब फिर क्या करते हैं, इसमें 7 से हम भाग देते हैं 35 में, यानी जो भाजक है उसमें। तो देखिए कितनी बार जाता है भाग, 7 बचे 35, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पे देखिए जो बड़ी संख्या है वो है 35, तो 35 में भाग देना है हमको 7 से। कितनी बार भाग जाएगा, हो जाएगा 5 बार, यानी 7 बचे 35 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 अर्थात 0 बचेगा रिमाइंडर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये डिवाइड हो जाए वही होता है HCF। तो अगर HCF की बात करें, HCF, तो इस क्वेश्चन के लिए HCF जो होगा वो होगा 7। ये सबसे बड़ी संख्या है 7। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आता है। जो दूसरे टाइप का प्रश्न आता है वो होता है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है 140 दिया हुआ है। 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक लाइन ऐसे खींचते हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको हम भाग देते हैं अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो 2 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से इसमें भाग चला जाएगा तो 2 3 6, 1 यहाँ पे बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इस प्रकार अब 2 से नहीं ये कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करते हैं, 3 से भी विभाजित नहीं होगा। तो फिर आगे चलते हैं, जो अगली अभाज्य संख्या है वो होता है 5। ये 5 से विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा 5 सत्ते 35। और फिर जो 7 होता है यह भी एक अभाज्य संख्या ही है। 7 केवल 7 से ही विभाजित होता है, तो हम इसको 7 से विभाजित कर लेंगे, 7 एकम 7। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो 2, 2, 5 और 7 बनेंगे। इस टाइप का भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। और जो अगला टाइप है वो होता है LCM और HCF ज्ञात करना। जो टाइप थर्ड होता है वो LCM तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए भी परीक्षा में आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 26 और 91। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 26 और 91। इनका हमें LCM और HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है जो 13 से ही विभाजित होता है, तो इसलिए हम इसको 13 से विभाजित कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी प्रकार से
91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो ये जो 91 है 7 से विभाजित होगा। 13 सतह 91 होता है, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 से ही विभाजित होगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार 26 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 2 × 13 2 × 13 होगा, और जो 91 के गुणनखंड बनेंगे वो 7 और 13 होंगे। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो भी कॉमन होता है उसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 13 हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर एलसीएम की बात करें तो जो एलसीएम होगा एचसीएफ इंटू जो भी अभाज्य गुणनखंड बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 2 और 7, ये हो जाता है हमारा एलसीएम। इन सब का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया 42 को 2 हासिल 4 आ जाएगा, और 14 एकम 14 4 18, यानी आ जाएगा 182 एलसीएम आ जाएगा 182। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा वो होता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन संख्या जो होती है वो होता है एचसीएफ। अगर एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सबसे विभाजित हो जाए, जो भी संख्याएं दी होती हैं उनसे वो पूरा कट जाए। इसका जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3 और 5, तो इनका फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो फैक्टर 2 का जो होगा 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, और 5 का 5 ही होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो 2 है 1 इसमें हमेशा गुणे के रूप में छुपा होता है, तो 1 को भी लिख लेंगे। अगर एचसीएफ की बात करें तो इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और एलसीएम इन सब का मल्टीपल होता है। जो एलसीएम होगा एलसीएम इन सब का मल्टीपल होगा, अर्थात 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, और इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 4 यानी चौथे टाइप पे चलते हैं। जो अगला टाइप है टाइप 4, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यह एक फार्मूला होता है जिस पर
जिस पर कई प्रकार के प्रश्न सॉल्व होंगे। ये जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या मल्टी दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टी सेकेंड नंबर, और यहाँ पे जो होता है एलसीएम मल्टी एचसीएफ। इन चारों में से आपको 3 दिया रहेगा और चौथा आपको निकालना पड़ेगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 306 और 657। 306 एक संख्या है, 306 और दूसरी संख्या है 657। इनका जो HCF है, इनका HCF दिया हुआ है, इनका जो HCF है वो दिया हुआ है 9, इनका HCF 9 है और LCM निकालना है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 306 पहली संख्या हो गई, लिख लीजिए पहली संख्या यानी 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 657 इज इक्वल टू होगा एलसीएम हमको मालूम नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। HCF जो होगा वो 9 होगा। जब इसको हम इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो उधर गुणे में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी बटे 9 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एलसीएम। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हो जाएगा 9 3 27, 3 30 36, 9 चौको 36, और जो 34 और 657 का मल्टीपल होगा वही होगा एलसीएम। तो चलिए चलते हैं, गुणा कर लेते हैं 657 और 34 का। तो गुणा करेंगे 4 सते 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छक 24, 24 दो 26, ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 दो 17, 3 छक 18, 18 एक 19, इनको जोड़ लेंगे हो जाएगा 8। यहाँ पे 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2 हो जाएगा, आ जाएगा 22,338, यानी 22,338। ये हो जाएगा एलसीएम, ये होगा इसका एलसीएम। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक बिल्कुल मैथ से दूर रहे हैं, मैथ पढ़े ही नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये, क्योंकि उनका पूरा कोर्स लगभग 15 से 20 दिन में कवर अप हो जाएगा और वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलते हैं कल। धन्यवाद।